जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो है क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं और अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो हिस्ट्री को लेकर है। फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत कई दिनों पहले ही हम लोगों ने कर दिया था। इसमें कुछ चीज़ों को हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है और अब आगे पढ़ने की तैयारी है। हमने आपको जो है फ्रांस में 1789 ईस्वी में कैसे जो है क्रांति हुई, उसके पीछे की क्या भूमिका थी, इसके साथ नेपोलियन के उदय और फिर वाटरलू के मैदान के साथ उसके पतन की कहानी भी आपको समझा चुका है। और अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा में, जहां हमने पढ़ा 1789 ईस्वी के बाद 1830 में भी फिर से जो है फ्रांस में क्रांति हुई थी, जब उस समय वहां का राजा चार्ल्स दसम था। वह भी बुर्बो राजवंश का ही शासक था और निरंकुशवाद को जो है वो हमेशा ही बढ़ावा देता था। यहाँ तक कि उसने एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। पॉलिग्नेक को उसने प्रधानमंत्री बना दिया था। ठीक है, तो उस व्यक्ति ने जो है 25 जुलाई 1830 ईस्वी को 4 अध्यादेश जारी किए और उसी का परिणाम हुआ कि 26 जुलाई को ही जनता ने विद्रोह कर दिया। 27 से लेकर 29 जुलाई तक गृह युद्ध जैसी स्थिति जो है फ्रांस में बनी हुई रही और इसका नतीजा यह हुआ कि चार्ल्स दसम को लग गया कि अब उसका जो है फ्रांस में रहना ठीक नहीं होगा। तो उसने त्यागपत्र दे दिया और भागकर चला गया इंग्लैंड, लंदन चला गया वो भागकर। तो ये जो है फ्रांस में 1830 ईस्वी में हुआ। क्योंकि ये घटनाएं जो हैं वो जुलाई महीने में हुई थी, तो इस वजह से इसको जुलाई क्रांति के नाम से भी जाना गया। इसके बारे में भी बताए थे। फिर बताए थे कि जुलाई क्रांति का प्रभाव जो है कुछ निम्न बिंदुओं के साथ जो है हुआ था। जैसे एक नए राजवंश की स्थापना हुई, बुर्बो राजवंश के स्थान पर नए राजवंश की स्थापना हुई जिसका नाम था आर्लेयंस वंश, और एक नया उदारवादी शासक बनाया गया जिसको जो है कहा गया, जिसका नाम था लुई फिलिप। लुई फिलिप जो है उदारवादी नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में वह भी जो अभिजात्य वर्ग हैं उनको खुश करने के चक्कर में लग गया। क्योंकि जो पुराना समय था उस समय अभिजात्य वर्ग के अनुसार चलता था। अभिजात्य वर्ग को बहुत सारी सुविधाएं जो है वो मिल रही थी। इसके अलावा जो चार्ल्स दसम था उसने उनकी भावनाओं को और ज्यादा भड़का दिया था। 4 अध्यादेश जारी करके विशेष अधिकार फिर से जो है उन्हें दिया जा रहा था। तो उसको जो है विशेषाधिकार की चाह थी, जबकि उदारवादी नीतियों को अपनाने के चलते लुई फिलिप को उनके विरोध का सामना करना पड़ रहा था। तो नतीजा ये हुआ कि लुई फिलिप ने भी प्रयास किया कि हम अपने विरोधियों को भी अपने समर्थन में ले लें। तो भाई अब अपने विरोधियों को अपने समर्थन में लाना है तो क्या करेंगे, कुछ कुछ बातों पर जो है हम उनकी शर्तों को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसने जो है मध्यम वर्गीय नीति को अपनाया। स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति नाम दिया उसने इसका, और कोशिश किया कि उसके विरोधी भी उसके नीतियों से खुश रहे। तो ये उसका जो है प्रमुख जो है एक तरीके से कारण बना 1848 की क्रांति में। ठीक है, क्योंकि इसमें जनता के कई अधिकारों को जो है कुचला जाने लगा था। कहने को उदारवादी शासक था, लेकिन धीरे धीरे वह भी निरंकुशता की ओर बढ़ गया। ये एक जो है पॉइंट दिख रहा था। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है 1848 में एक बार फिर से क्रांति होती है और इस बार जो है चार्ल्स दसम तो पहले ही भाग गया था, इस बार जो लुई फिलिप था उसको भी जो है भगा दिया गया। तो क्या कुछ कहानी था, इन सब चीजों को जो है बड़े ही विस्तार में हम लोग समझेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट भी करेंगे। और हाँ, साथ ही हमने आपको बताया था कि आपको जो है इस चैप्टर का फ्री पीडीएफ नोट्स जो है वो भी अवेलेबल कराया जाएगा। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।
महज 2 या 3 दिनों में आपको वो नोट्स जो है अवेलेबल करा दिया जाएगा। एकदम कंप्लीट और वैल्यूएबल नोट्स होगा। सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो उस नोट्स से आपको आसानी से बन जाएंगे। इसके साथ ही अगर कोई ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है तो वो भी बन जाएगा, और नोट्स की भाषा भी बिल्कुल आसान है तो उसको भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल ही आसान शब्दों में लिखा गया है तो उसको रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस आप यहाँ कहानी को समझ लीजिए, सुन लीजिए और एक बार उस नोट्स को जो है अच्छे से पढ़ लीजिए। सारी कहानी जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आपके दिमाग में वो कहानियां बैठ जाएंगी, और कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन जो है पूछ दिया जाए आप आसानी से उसका जवाब दे पाओगे। ठीक है, क्योंकि इस नोट्स में जो है सबसे खास बात यह है कि एनसीईआरटी जो आधा ही स्ट्रक्चर्ड वे में है, उसमें कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स जो है वो दिखाई देती हैं, क्योंकि उसका जो नोट्स है वो एनसीईआरटी की किताबें जो है वो कहीं ना कहीं क्रमबद्धता में थोड़ा बहुत जो है संशय उत्पन्न कर देता है। तो उन संशय को दूर करते हुए जो है नोट्स को बनाया गया है। तो काफी बेहतरीन नोट्स होंगे आपके लिए, आप इसे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए देखिए, तो हम जो है आपको बता रहे थे 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के बारे में। ठीक है, तो इस समय हुआ क्या था, देखो सबसे पहले हम कारण के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है इसके प्रभाव को भी समझेंगे। ठीक, तो कारण और प्रभाव ये दो चीज जो है आपको कोई भी क्रांति हो तो उसके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। कारण की बात करें तो इस समय शासक कौन था ये भी ध्यान रखिए। इस समय लुई फिलिप जो 1830 ईस्वी के क्रांति के बाद शासक बना था वो था। ठीक है, जो आर्लेन्स वंश से संबंधित था। तो इसके बारे में भी कह सकते हैं कि ये उदारवादी था, परंतु आगे चलकर उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया, जो जनसाधारण की इच्छाओं के विरुद्ध था। तो ये एक पॉइंट जो है हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि इसने जो स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया वो जो है इसके अगेंस्ट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका मध्यम वर्गीय नीति, ये हुआ। दूसरा बात जो है देखेंगे कि यहाँ इसकी विदेश नीति जो है वो असफल थी। विदेश नीति असफल थी, किसी भी प्रकार का जो है ठीक संबंध किसी देश के साथ ये नहीं बना पा रहा था, जिसकी वजह से व्यापार वाणिज्य इन सब में इनको घाटा जो है दिखाई दे रहा था, कूटनीतिक घाटा जो है दिखाई दे रहा था। इसके अलावा स्वर्णिम मध्यम वर्गीय की नीति को अपनाते हुए ही इसने गीजो नाम के एक व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, 1840 ईस्वी में इसने इसको प्रधानमंत्री बनाया था, जो कि एक कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। अब प्रतिक्रियावादी का मतलब जो है हम आपको समझाए हुए हैं कि प्रतिक्रियावादी जो है कोई भी आवश्यक परिवर्तन को होने नहीं देना चाहता है, वो परिवर्तन के विरोध में होता है। जो पुरानी व्यवस्थाएं चल रही हैं उसी को अपनाए रखने पर जोर देते हैं। तो ये कट्टर प्रतिक्रियावादी था, जबकि जनता इन भावनाओं से जो है ऊपर उठ चुकी थी और उनको अब उदारवादी विचारधारा जो है प्रभावित करती थी, तो जनता इसको बर्दाश्त करने वाली थी नहीं। तो ये हुआ। इसके अलावा भी अन्य कई कारण थे, जैसे यहाँ बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बेरोजगारी जो है वो बढ़ गई थी। बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी जैसी समस्याएं जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। इसके अलावा देखा जाए तो कुछ समय तक जो है लगातार यहाँ भुखमरी की भयंकर स्थिति भी बनी। भुखमरी जैसे हालात भी यहाँ पर बन गए। लाखों लोग जो है भूख से बिना भोजन किए जो है वो मर रहे थे। तो ये सब जो है फ्रांस में उस समय कठिनाइयां जो है दिखाई दे रही थी, और उस समय का शासक जो है इन्हें ठीक करने का कोई भी कोशिश करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, लुई फिलिप।
तो जनता में आक्रोश बढ़ा। ठीक है, इसके परिणाम में क्या हुआ, इन सब का नतीजा ये हुआ कि एक नेता था जिसका नाम है थियर्स। ठीक है, तो ये सुधारवादी नेता था। ठीक है, थियर्स सुधारवादी प्रवृत्ति का था। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना हमेशा ही, क्योंकि इसको लेकर भी क्वेश्चंस जो है कई बार पूछे जा चुके हैं। तो थियर्स ने क्या किया, 22 फरवरी को नहीं, 22 फरवरी नहीं, 2 फरवरी को, 2 फरवरी 1848 ईस्वी को इसने पेरिस में एक सुधार भोज का आयोजन किया। पेरिस में इसने क्या किया, एक बहुत ही विशाल सुधार भोज का आयोजन किया, सुधार भोज का आयोजन किया। अब ये बात आता है कि सुधार भोज क्या है। तो सुधार भोज बेसिकली एक तरीके से जो कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर सम्मेलन हुआ था, क्योंकि भुखमरी जैसे हालात थे तो उनको भोजन वगैरह ये सब बांटा गया था, और साथ ही उन्हें क्रांति के लिए जो है वो आह्वान किया गया था। और इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर राजा की हालत खराब थी। उसने तुरंत जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया, अपनी सेना को कहा कि गोलियां चला दो इन पर, ये हमारे शासन की स्थायित्व के लिए जो है खतरा है। तो उसने जो है गोलियां चलाना शुरू कर दिया। परिणाम ये हुआ कि जनता और ज्यादा आक्रोशित हो गई और भयंकर गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई। 4 फरवरी को ही, बहुत ज्यादा नहीं, 4 फरवरी को ही जो शासक था लुई फिलिप, वो देश छोड़ के भाग गया। जाहिर सी बात है, जनता के गुस्से के सामने जो है लंबे समय तक टिक नहीं सकते थे, तो ये जो है देश छोड़ के चला गया। अब जो है फ्रांस में एक नई व्यवस्था आनी थी, और ये उदारवादी व्यवस्था ही थी, गणतंत्र को अपनाया जाना था। लेकिन फिर भी जो है बहुत ज्यादा स्थिति जो है यहाँ पर अभी भी ठीक नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये तो था 1848 ईस्वी की क्रांति के कारण यहाँ हो गए। और घटनाक्रम पूछे तो ये बता देना है कि कैसे कैसे घटनाएं हुई। पहले 2 फरवरी 1848 ईस्वी को थियर्स नामक सुधारवादी नेता ने राजधानी पेरिस में एक विशाल सुधार भोज का आयोजन किया और जनता को क्रांति के लिए आह्वान किया। वहीं इन पर सम्राट की सेना द्वारा गोलियां चला दी गई, जिनसे जनता और ज्यादा आक्रोशित हो गई और आंदोलन करने लगी, भीड़ उग्र होने लगी। परिणामतः 4 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप देश छोड़कर भाग गया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये घटनाक्रम हो गया। और इसके प्रभाव की बात करें तो प्रभाव को भी अभी समझ लेते हैं। जाहिर सी बात है कि जनता में कुछ तो संतोष आया होगा। तो प्रभाव ऐसे आपके किताब में दिया नहीं है, लेकिन हाँ, इसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया। यूरोप के साथ साथ ऑस्ट्रिया भी इससे बचा हुआ नहीं रह गया। ऑस्ट्रिया में भी इसके समतुल्य एक और आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तो इसके प्रभावों को चर्चा भी कर लेते हैं 2-3 पॉइंट्स में। पहले तो एक तरीके से कहो कि जो लुई फिलिप था वह देश छोड़कर चला गया। एक तो पॉइंट ये बनता है कि लुई फिलिप का इस्तीफा हो जाना। दूसरा पॉइंट आपका बनेगा कि सुधारवादियों का प्रभाव बढ़ जाना। ठीक है, सुधारवादी नेताओं का प्रभाव राजनीति में बढ़ जाना। ठीक है, तो ये एक पॉइंट बना लेना कि सुधारवादी नेताओं का प्रभाव राजनीति में बढ़ गया। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जो है देखा जाए तो क्या कह सकते हैं कि निरंकुशवाद पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है, निरंकुश राजतंत्र संभवतः पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, ये एक बिंदु हो गया।
ठीक है, एक और बिंदु बना सकते हैं कि यहाँ पर एक नई व्यवस्था अपनाई गई जो संवैधानिक राजतंत्र के नाम से जानी जाती है। हालांकि संवैधानिक राजतंत्र पहले भी अपनाया गया था, पर उनमें जो है छेड़छाड़ होते रहा था, तो और ये चीज कंटिन्यू रहा। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है, ये हुआ। समझे? तो इन पॉइंट्स को जो है आपको लिख के रखना है। यहाँ पर लिख दो कि जो लुई फिलिप था वो देश छोड़कर भाग गया। लुई फिलिप का देश छोड़कर भाग जाना, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर जो है 4 पॉइंट्स जो है प्रभाव में आपको लिखने हैं। तो ये रहा, ठीक है। ये अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं है ऐसा क्वेश्चन, प्रभाव 1848 की क्रांति को लेकर, पर फिर भी आपको जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन जो है नया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमेशा जो पहले पूछा गया है वही नहीं ना पूछेगा, कुछ ना कुछ वो बदलाव करते रहता है। और अभी अगर देखा जाए तो पैटर्न में कुछ परिवर्तन जो है देखा जा रहा है। अगर पिछले 3-4 सालों के पेपर पैटर्न को देखें तो उसमें क्वेश्चंस जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। एमसीक्यू तो है ही, लेकिन एमसीक्यू के बारे में कहा नहीं जा सकता कि वो कब तक हमारे साथ है, क्योंकि पहले जितना एमसीक्यू बनाना रहता था उतना ही क्वेश्चन मिलता था, डबल क्वेश्चन जो है वो मिलते नहीं थे। और अभी हमारे पास कोविड के टाइम पे जो है डबल ऑप्शन मिलने लगे थे, हर क्वेश्चन में एमसीक्यू भी बढ़ गया था। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चंस में से कोई एक बनाना रहता था, लॉन्ग में भी ऐसा ही जो है तरीका देखने को मिलता है। पर इसके पीछे जो है तर्क था, कोविड-19 का जो मामला था वो तो था ही, लेकिन इसके अलावा एक अन्य तर्क ये था कि कई बार जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो चीजों को जान रहे होते हैं, सिलेबस के बारे में अच्छी समझ रखते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए गए थे जो उनके सिलेबस में नहीं था, या नहीं तो जो है उनको उस समय ठीक से याद नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि उस बच्चे में प्रतिभा नहीं है, कुशलता नहीं है, स्किल नहीं है, उसके बावजूद भी उसमें प्रतिभा तो है, लेकिन एक मुश्किल क्वेश्चन पूछ लेने की वजह से जो है वो उसको थोड़े कम मार्क्स मिल जाते। तो इसीलिए जो है हमारे नीति निर्माताओं ने ये फैसला किया था, जो बिहार बोर्ड के चेयरमैन थे, ये उनके साथ जो भी बहुत सारे लोगों ने मीटिंग किया था, तो उसमें ये फैसला लिया गया कि हम क्वेश्चंस को डबल कर देते हैं, ताकि उनके पास जो है एक और मौका रहे अपने आप को साबित करने का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स की अपने आप को जो है बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके, इसलिए जो है डबल क्वेश्चंस जो है दिए जाते हैं। हालांकि बीच बीच में जो है कई बार ये अफवाह उड़ता रहा है कि एमसीक्यूज जो है वो घटा दिए जा सकते हैं, तो हो सकता है कि एमसीक्यूज के नंबर जो है वो कम कर दिया जाए, लेकिन इस बारे में जो है श्योरिटी है कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें लगभग डबल ऑप्शंस अभी भी रहेंगे, 2 में से 1 लगभग बनाना रहेगा। ये अभी कुछ सालों तक तो कम से कम है, 2-3 सालों तक अभी फिर भी तय है वो। ठीक है, और पैटर्न में चेंज की बात जो अगर हम करें तो इसमें देखते हैं कि क्वेश्चंस जो है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जो है होता जा रहा है। ये नहीं कि आप रट करके जो है लिख देंगे कोई भी चीज, अपने आप में सोचने की क्षमता जो है विकसित करनी होगी। कई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल जाएंगे जो लगेगा ही नहीं कि आपने किताब में पढ़ा है, या ऐसा लग रहा होगा कि अरे इसके बारे में पढ़ा तो था, पर ऐसा कोई क्वेश्चन जो है बुक में लिखा हुआ था नहीं चैप्टर के पीछे, और ना ही जो है टीचर ऐसा क्वेश्चन कुछ लिखवाए थे, कोई मॉडल पेपर या गेस्ट पेपर में भी ऐसा नहीं देखे। इसके बावजूद भी वो क्वेश्चन जो है आपको नया थोड़ा सा जो है पैटर्न बना करके जो है दे दिया जाएगा। बस थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत होगी, आप आसानी से, बहुत आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको थिंकिंग एबिलिटी जो है वो बेहतर करनी होगी। आपको इतिहास को रटने की जरूरत नहीं है, आपको उसको समझने की जरूरत है। आप जितना इसको समझेंगे
उतना ही आपके लिए जो है बेहतर होगा। तो ये जो है हमें सीखना है अभी से लेकर आने वाले समय तक, ठीक है। तो ये रहा 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति। इसके अलावा मैंने आपको बताया था और अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा है कि 1848 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिला। बेचारा मेटरनिख जो एक लंबे समय से पूरे यूरोप को अपने प्रभाव में बनाए हुए था, उसका जो है पतन हो गया 1848 ईस्वी में, ठीक है। ये अब आप बोलोगे कि ये तो हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर क्यों पढ़ाया जाना। ये क्वेश्चन जो है बनता है और इसके बारे में सिर्फ एक लाइन लिखा हुआ है, सिर्फ एक लाइन। जब आप हंगरी का जो है हंगरी में भी जो है राष्ट्रवादी आंदोलन हुए थे, उसके बारे में भी आपकी बुक में छोटा सा एक सेक्शन दिया है। उसको जब आप पढ़ रहे होगे तो वहां पर एक लाइन लिखा हुआ मिलता है कि मार्च 1848 ईस्वी में मेटरनिख के पतन के बाद हंगरी में भी राष्ट्रवादी आंदोलन जो है वो बढ़ने लगा, ठीक। ये एक लाइन लिखा है। तो इसी एक लाइन पर जो है बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं जाता है और उनको लगता है कि मेटरनिख के पतन के बारे में पूछ लिया, कैसे जवाब दे। तो उसी को समझाने के लिए जो है हम यहाँ पर आपको थोड़ी सी घटनाएं जो है इसके बारे में बताते हैं। बहुत ज्यादा तो पढ़ना है नहीं, पर थोड़ा सा जो है बता देते हैं ताकि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ दे तो आप बता पाए। 1848 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में क्या हुआ, इस समय तक 1815 से पहले भी मेटरनिख यहाँ का चांसलर था, लेकिन 1815 में वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति बन गया था, पूरे यूरोप को अपने प्रभाव में उस समय से वो रख लिया था वियना की संधि के द्वारा। और 1848 ईस्वी तक उसका ये प्रभाव बना रहा, क्योंकि वो भी सत्ता में 1848 ईस्वी तक ही था। हुआ क्या कि ऑस्ट्रिया में भी जो है जब बहुत ज्यादा निरंकुशवाद हो गया है ना, निरंकुशता जो है वो अति हो गया। कहते हैं ना, अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते। अति जो है वो सभी जगह पर मना किया गया है, ठीक है। किसी भी चीज का जो है एक्सेसिव हो जाए, जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो नुकसानदायक ही होता है। तो वही बात यहाँ पर भी हो गया कि अति निरंकुशपन के कारण ऑस्ट्रिया में भी अति निरंकुशता के कारण, ठीक है, मेटरनिख के अति निरंकुशता के कारण ऑस्ट्रिया में भी राष्ट्रवादी भावनाएं जो है जोर पकड़ने लगी, ठीक है। अति लिख ही देते हैं हम, पूरा सेंटेंस ही लिख देते हैं। अति निरंकुशता के कारण ऑस्ट्रिया में भी राष्ट्रवादी विचारों की वृद्धि हुई, ये विचारों का विकास हुआ। चलो, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब जो है ध्यान से समझते रहना इसको। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, लोग यहाँ भी जो है मानवाधिकारों को पहचानने लगे, अपने अधिकारों के लिए सवाल करने लगे। तो मानवाधिकार का प्रश्न यहाँ भी उठ गया, ठीक है। मानवाधिकारों की मांग बढ़ गई, मानवाधिकारों की मांग बढ़ी, ठीक है, मांग बढ़ी और मेटरनिख के खिलाफ नारेबाजी होने लगे, ठीक है। मेटरनिख के खिलाफ नारेबाजी होने लगे। परिणामतः जब आंदोलन हुआ तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया में शासक के पद से इस्तीफा देकर इंग्लैंड भाग गया। पहले तो इंग्लैंड भाग गया लंदन, और फिर वहां से जो है वो ब्रुसेल्स चला गया। ब्रुसेल्स याद है आपको, ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है? ये आपको जो है पता करके कमेंट में बताना है, ब्रुसेल्स किस देश की राजधानी है। ये सवाल भी आपको सिविक्स के पेपर में बनता है, ब्रुसेल्स जो है वो किस देश की राजधानी है, ठीक है। तो ये पहले लंदन गया, फिर जो है ब्रुसेल्स चला गया।
तो इसके बारे में बस इतना ही था। 1848 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में क्या घटनाक्रम रहा ये था। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जब इतना बता ही दिए हैं तो एक और बात बता दीजिए कि जब मेटरनिख जो है यहाँ से चला गया, इसका शासन खत्म हो गया, फिर कौन जो है यहाँ का राजा बना। ठीक है, तो मेटरनिख के बाद जो है एक, अगर आपको ध्यान में होगा तो बुर्बो राजवंश का एक शासक था सम्राट फर्डिनेंड, है कि नहीं, याद है ना, सम्राट फर्डिनेंड। तो सम्राट फर्डिनेंड जिसको जो है वियना की संधि के तहत सिसिली और नेपल्स में शासन करने की जिम्मेवारी जो है सौंपी गई थी, याद होना चाहिए आपको। ठीक है, तो सम्राट फर्डिनेंड का भी विरोध जो है काफी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो उसने भी इस्तीफा दे दिया, उसने भी इस्तीफा दे दिया। फिर उसके भतीजे ने जो है शासन की बागडोर संभाली और वही जो है ऑस्ट्रिया का भी चांसलर बन गया, शासक वही जो है बन गया ऑस्ट्रिया का चांसलर। ठीक है, और वो भी ऐसा नहीं है कि उसने जो है निरंकुशपन को छोड़ दिया, है ना, निरंकुशता को उसने छोड़ा नहीं, बल्कि उसके जगह एक तरीके से जो है फिर से उसने विद्रोहों को कुचल दिया। उसने जो जनता की जो मांग थी उसको जो है उसने खारिज कर दिया, मानने से मना कर दिया। और फिर एक बार जो है देखा जाए तो निरंकुशता का जो है फिर से जो है समय शुरू हुआ। तो उस निरंकुशता को क्या कहते हैं जानते हो, उसके लिए जो है नाम दिया गया नव निरंकुशपन, है ना, नव निरंकुशपन। ठीक है, नव निरंकुशता कह सकते हैं इसको, नव निरंकुशता जो है इसको कहा गया, समझे, नियो एब्सोल्यूटिज्म। तो ये जो है कहा गया, तो नव निरंकुशवाद का जो है उदय हुआ, ये प्रभाव में याद रखना, बस इतना। अब बहुत से बहुत क्वेश्चन जो भी पूछेगा अगर इससे रिलेटेड तो इतना ही पूछेगा, इससे अलग नहीं पूछेगा। ठीक है, और रही बात तो जरूरत पड़ने पर कुछ चीजें और भी हम लोग इसके बारे में जानकारी जुटा ही लेंगे, अभी जितना चाहिए था उतना काफी है एक तरीके से सीक्वेंस को पूरा करने के लिए, क्योंकि इसके बारे में भी जानना जरूरी था। हमने इसमें पढ़ा कि वियना की संधि के तहत जो है इसने पूरे यूरोप में अपना प्रभाव जमाया। तो 1848 में जब इसका पतन हुआ, मेटरनिख का पतन हुआ, तो उस पॉइंट्स को हम क्यों ना पढ़े, है ना, तो इसलिए जो है छोटा सा पॉइंट बनाकर हम इसके बारे में बता दिए हैं। ठीक, लगभग आपको 1848 ईस्वी की क्रांति के बारे में सब कुछ जो है क्लियर हो गया। इसी समय में याद रखिएगा आगे चल के हम बताएंगे हंगरी में राष्ट्रवाद, या मैं अच्छा मैं यहीं पे बता ही देता हूँ। ठीक है, ठीक, फ्रांस के बाद हंगरी में जो भी हुआ था उसके बारे में भी बता देते हैं। ठीक है, हम तो सोचे थे कि हंगरी के बारे में लास्ट में बताएंगे, पर अभी चलो फ्लो चल रहा है तो उसको भी बता ही देते हैं। ठीक है, हालांकि नोट्स में आपको हंगरी का जिक्र जो है वो लास्ट में मिलेगा। क्लियर, तो ये रहा। चलो देखो, तो 1848 ईस्वी में हंगरी की बात करें तो हंगरी में क्या हुआ कि मेटरनिख के पतन के बाद ऐसा था ना कि पहले ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों मिलकर जो है एक साम्राज्य हुआ करता था। तो हंगरी में जाहिर सी बात है ऑस्ट्रिया का सीधा प्रभाव था, है ना, हंगरी में ऑस्ट्रिया का सीधा प्रभाव था, जिसके कारण यहाँ भी निरंकुशवाद का प्रभाव था। लेकिन मेटरनिख के पतन के बाद यहाँ भी राष्ट्रवादी विचारों का विकास जो है वो तेजी से हुआ, और इसमें एक नेता का नाम जो है वो बार बार आता है और वो है कोसूथ। इसके अलावा इनके साथ एक और नेता थे जिनका नाम है फ्रांसिस डिक। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, कोसूथ के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें से कौन जो है हंगरियन राष्ट्रवादी नेता थे। तो एक तो जो है हंगरी में कोसूथ और फ्रांसिस डिक, कोसूथ और फ्रांसिस डिक। ठीक है, फ्रांसिस डिक। तो ये दो जो राष्ट्रवादी नेता हैं ये कहाँ से संबंध रखते हैं, हंगरी से। ठीक है, इन्होंने भी जो है मांग रखा कि हमें भी स्वतंत्रता दो। तो इनको कुछ चीजों के मामले में जो है स्वतंत्र किया गया था। कहा गया कि चलो ठीक है, आप जो है अपना खुद का प्रतिनिधि सभा बना लो। ठीक है,
आप खुद प्रतिनिधि सभा बनाओ, जनता के प्रतिनिधि चुनकर आएंगे और वहां पर शासन करेंगे वो लोग मिलकर, ठीक है। जनता की को जो भी जरूरत है उसके हिसाब से काम करेंगे। तो यहाँ पर जो है कुछ मांगों को जो स्वीकार किया गया था, सभी मांगों को तो नहीं स्वीकार किया गया, लेकिन कुछ मांगे स्वीकार की गई थी। तो उसमें जो है प्रतिनिधि सभा का गठन, ठीक है, प्रतिनिधि सभा का गठन करने की मांग स्वीकार कर ली गई। प्रतिनिधि सभा का गठन करने की मांग जो है वो स्वीकार कर ली गई, करने की मांग स्वीकार कर ली गई। ठीक है, तो ये जो है हो गया आपका 1848 ईस्वी से जो भी संबंधित बातें थी उसके बारे में। आप चाहे तो इसका डेट वगैरह भी जो है याद रख सकते हैं। मार्च में लगभग जो है 31 मार्च या कुछ जो भी हो तारीख, एक बार किताब में आप देख लीजिएगा, उसको भी ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। नोट्स में जो है लिखा होगा, पर अभी हमको ध्यान में नहीं है कि वो तारीख कौन सी थी, मार्च में ही थी लेकिन, ठीक है। तो हंगरी से रिलेटेड बात भी हो गया। खैर जब डेट हम आपको आगे बता देंगे, एक बार फिर से पढ़ ही लेंगे इसको, तो वहां पर आपको बता देंगे, ठीक है। तो जो भी हम अभी तक आपको पढ़ाए हैं वो फ्रांस से जुड़ी हुई बातें थी, और फ्रांस के आसपास जो भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, जैसे ऑस्ट्रिया में जो मेटरनिक का पतन हुआ, इसके अलावा हंगरी में प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ, राष्ट्रवादी विचारों का जो है विकास हुआ, उसके बारे में भी समझे। ये तो हम आपको बता दिए। अब आगे के जो वीडियोज होंगे उसमें हम आपको क्या बताएंगे वो भी जो है थोड़ा सा बता देंगे आपको भी, लेकिन पहले अभी तक जो कुछ भी पढ़े उसको थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको एक पॉइंट मिल जाए कि जो कुछ भी पढ़े हैं उसको मेमोराइज जो है कैसे करना है, दिमाग में कैसे बैठा के रखना है। हमने आपको शुरुआत किया था 1830 ईस्वी की क्रांति के बारे में बताया पहले, फिर 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बताया। तो हुआ क्या था कि 1830 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय चार्ल्स दशम जो बुर्बो राजवंश का शासक था, वह फ्रांस का शासक था, ठीक है। उसने पॉलिग्निक जैसे कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति को अपना प्रधानमंत्री बनाया। 25 जुलाई 1830 ईस्वी को उसने 4 अध्यादेश जारी किए, जिसके विरुद्ध में जनता ने 26 जुलाई को विद्रोह कर दिया। 27 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक लगातार फ्रांस में गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। इसके परिणाम स्वरूप चार्ल्स दशम 30 जुलाई को देश छोड़कर इंग्लैंड भाग गया, ठीक है। तो ये जो है वहां की क्रांति थी, ठीक है। और इसका प्रभाव क्या हुआ? बुर्बो राजवंश की सत्ता का अंत, एक नए शासक वंश की स्थापना जिसका राजा लुई फिलिप बनाया गया। लुई फिलिप क्योंकि जनता ने इसको बनाया था तो शुरू में उदारवादी नीतियों का अवलंबन किया, लेकिन बाद में उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए गीजो जैसे कट्टर प्रतिक्रियावादी को अपना प्रधानमंत्री बनाया, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन किया। उसकी विदेश नीति जो है वो असफल रही। इसके अलावा देश में गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी जैसी समस्याएं जो है वो बढ़ने लगी। फलतः 2 फरवरी 1848 ईस्वी को एक सुधारवादी नेता थियर्स ने राजधानी पेरिस में एक विशाल सुधार भोज का आयोजन करता है। उन पर फ्रांस के सम्राट की सेना द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं, परिणामतः भीड़ उग्र हो जाती है। जल्दी ही यानी 4 फरवरी 1848 ईस्वी को लुई फिलिप देश छोड़कर भाग जाता है। तो ये थी क्रांति। प्रभाव यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, लुई फिलिप देश छोड़कर भाग गया, सुधारवादी नेताओं का प्रभाव राजनीति में बढ़ गया। इसके अलावा निरंकुशवाद जो है वो निरंकुशवाद यहाँ पे लिखना था हमको, निरंकुशवाद संभवतः पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, कहने को जो है लगभग पूरा समाप्त हो गया था, और संवैधानिक राजतंत्र
जैसी शासन व्यवस्था को अपनाया गया। ये था। यहाँ ऑस्ट्रिया में मेटरनिक का पतन हो गया। इधर कोसूथ और फ्रांसिस डिक के नेतृत्व में हंगरी में राष्ट्रवादी आंदोलन हो गया। तो ये सब जो है काफी हद तक यूरोप को भी प्रभावित करता है। इटली और जर्मनी में जो राष्ट्रवादी भावनाएं पिछले कई दशकों से पनप रही थी उनको भी बढ़ावा मिलता है, और इसी का नतीजा होता है कि इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रयास जो है वो बढ़ने लगते हैं। दोनों ही क्षेत्रों में अपने अपने ढंग से सब उसको एकीकृत करने का प्रयास कर रहे थे। दोनों की अपनी अपनी समस्याएं थी, पर इसमें एक बात कॉमन थी, ऑस्ट्रिया, दोनों के एकीकरण में ऑस्ट्रिया बाधा बन जा रही थी। तो इसकी क्या कहानी थी, और बड़ी मजेदार कहानी थी। आपको जब हम इटली और जर्मनी का एकीकरण पढ़ाएंगे तो एकदम जो है रोचक तरीके से पढ़ाने वाले हैं। तो उसके लिए अभी आप तैयार रहिए, और कमेंट में हमें लिखकर जरूर बताना कि आप उसकी कहानी को बहुत ही मजेदार ढंग से पढ़ने के लिए तैयार हो या नहीं। और हाँ, एक सवाल का और जवाब देना कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना हुई थी, ये जो है आप हमें कमेंट में बता कर जाना, ताकि हम ये समझ पाए कि आप जो है वीडियोज को पूरा देख रहे हो या नहीं। थैंक यू।